आयुर्वेद के ज्ञान को लेकर के, आयुर्वेद की जानकारी को लेकर के हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमने इससे पहले चर्चा करी निदान पंचक के विषय में कि निदान क्या है आयुर्वेद के अनुसार, और निदान के लिए क्या क्या चीज़ें, रूप, पूर्व रूप, उपशय आदि के जो विषय में जो ऋषियों ने वर्णन किया था उसकी हमने बात की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेष कर के जिसको षट क्रियाकाल कहा जाता है, यानी कि आयुर्वेद के अनुसार रोग की अभिव्यक्ति की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं। यदि मैं इसको कहूँ कि रोग की जो अभिव्यक्ति की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो चिकित्सक को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि इन अवस्थाओं का हमें थोड़ा थोड़ा बोध होने लगे तो हम रोगों से भी बच सकते हैं। इसीलिए ये एक जन सामान्य के लिए भी ज़रूरी है। एक आयुर्वेद के जो फिजिशियन है, जो आयुर्वेद का जो चिकित्सक है, जो वैद्य है, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि षट क्रियाकाल आयुर्वेद के यहाँ प्रसिद्ध एक विषय है षट क्रियाकाल, जिसको हम कह सकते हैं कि जो 6 स्टेज ऑफ मैनी जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़, ये 6 स्टेजेस हैं मैनिफेस्टेशन डिजीज़ के। तो ये इनको हमको इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि ऋतु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, ध्यान रख लेना, ऋतु परिवर्तन, दोष की स्थितियाँ, वात पित्त कफ दोष, ये पंच महाभूत, इनकी हम बात कर चुके हैं, हम इसको आपको बता चुके हैं। इसीलिए जो भाई बहनों ने पहले उन चीज़ों को नहीं सुना हो तो प्लीज़ उन एपिसोडों को ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार हमने संकल्प लिया था कि आयुर्वेद के ज्ञान को आप तक पहुंचाना है, आपके घर में, आपके परिवार में और आपके दिलों में। तो आप पूरे उन एपिसोडों को देखेंगे तो आपको रुचिकर भी लगेगा, आपको ज्ञान भी बढ़ेगा। तो अभी हम दोबारा उन चीज़ों को रिपीट ना करते हुए थोड़ी हम अभी वर्तमान में जिन विषयों की बात करें हम उनकी करेंगे। तो मैं बात कर रहा था तीनों दोषों के बाद पित्त कफ आदि जब स्वाभाविक रूप से प्रकोपित हो जाते हैं, ऋतु परिवर्तन के समय में प्रकोपित हो जाते हैं, तो वो कभी कभी शांत भी होते रहते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी शांत हो जाते हैं। जैसे कि वात दोष ग्रीष्म ऋतु में संचित हो जाता है, वर्षा ऋतु में प्रकोपित हो जाता है, फिर शरद ऋतु में अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है। इसी तरह से पित्त जो है वर्षा ऋतु में संचित हो जाता है, शरद ऋतु में प्रकोपित होने लगता है, फिर हेमंत ऋतु में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से कफ दोष हेमंत ऋतु में संचित हो जाता है, वसंत ऋतु में प्रकोपित होता है, और उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में अपनी स्थिति में आ जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि सारी दुनिया की बात करें तो सारी दुनिया में समान ऋतुएं तो पाई जाती नहीं है। इसीलिए इस भिन्नता के कारण से अलग अलग स्थानों में, देशों में या अलग अलग समय में अलग अलग दोष के संचय का, प्रकोप का, समन्वय का ये समय भी अलग हो जाता है, उसकी प्रक्रिया भी अलग अलग पाई जाती है। परंतु ये समझिए कि दोषों के प्रकोपित होने की वजह से, अलग अलग ऋतुओं के मौसम आदि के कारण से जो भी प्रकोपित होता है, समन होता है या जो भी स्थितियाँ बनती हैं, तो निश्चित रूप से ऋतु और परिस्थितियाँ बड़े कारण हैं। तो यदि हम इसको थोड़ा समझ लें तो यदि इन दोषों के असंतुलन को एक सीमित मात्रा में जब होती हैं तो फिर क्या करता है कि यह शरीर पर बहुत गड़बड़ नहीं करने देता। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, शरीर के अंदर जब बॉडी में रेजिस्टेंस पावर होता है, यानी रोग क्षमत्व जब मुकाबला करने की जब शक्ति हो जाती है, तो शरीर जो है उन सब से मुकाबला कर लेता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से वो फाइट कर लेता है, तो ज़्यादा बीमारी कोई हो नहीं पाती है। जैसे किसी को थोड़ी सी सर्दी लगी तो सर्दी सहन कर लिया, कुछ नहीं बिगड़ा, पर जो कमज़ोर है थोड़ी सी सर्दी लगी तो एकदम जुकाम हो गया, ऐसे लक्षण। किसी ने थोड़ा सा कुछ भारी चीज़ खा लिया, डाइजेशन सिस्टम ठीक है, हजम कर लिया, कुछ नहीं बिगड़ा, कोई कमज़ोर सा है, कुछ अनशन खा लिया तो हजम नहीं हुआ, इसी तरह से। परंतु यदि दोषों का संचय प्रकोप की सीमा, यानी कि जब शरीर का सामर्थ्य है, इसको ऋतु के साथ जैसे हमने गिना, तो सामर्थ्य से अधिक हो जाए, यानी सीमा से बाहर हो जाए, यानी बेकाबू हो जाए, मेरा बस का नहीं, हम कहते हैं ये तो बेकाबू हो गया, तो यही है कि दोष का जो संचय प्रकोप सीमा से ज़्यादा हो जाए, बहुत अधिक मात्रा में हो जाए, तो क्या करता है कि शरीर का जो प्रतिरोधक जो शक्ति है ना, वो मुकाबला नहीं कर पाती है। तो इसीलिए, और नहीं कर पाती है तो फिर क्या हो जाता है कि व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। और ग्रसित होने के बाद में भी यदि शुरू में ही उस दोषों का समन कर दिया जाए, यानी कि तो बाकी बाद की स्थितियां पैदा नहीं होंगी। इसको जो संचय स्थिति, यानी जिन कारणों से दोष का संचय होने लगता है, दोष हमारे शरीर में
इकट्ठे होने लगते हैं, यदि हम तभी पता कर लें, पता तो होता ही है कि जैसे आज मुझे ठंड लगी थी, आदमी को पता है, पर वैद्य के पास जाएंगे तो तुरंत वो पता नहीं कर पाएगा कि तुझको ठंड लगी थी, बताना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हमको ठंड लगी थी तो क्या जैसे ठंड लगती है तो माँ भी कहती है ना, बेटा ठंड लग जाएगी, बाहर से आया, चलिए गर्म काढ़ा पी ले, ये गर्म दूध पी ले, इसमें हल्दी डाल करके ले ले। इसीलिए तो हमारी वो परंपरा रही है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आदमी पहले रोगी नहीं है तो फिर जो है कभी रोगी नहीं है, और रोगी हो भी गया ना, यदि शुरू में ही यदि पहचान हो गई, यदि जो जैसे हमने कहा ना, जो प्राइमरी प्रिवेंशन, यदि प्राइमरी लेवल पर यदि तुरंत यदि डायग्नोसिस हो गया, यानी निदान हो गया तो उपचार भी संभव है। यानी बहुत सारी बीमारियां, दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, आप ध्यान रखिएगा, पहले वो बहुत भयानक बीमारी बहुत कम होती हैं, वो धीरे में छोटी सी बीमारी होती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको रोग, इसलिए शास्त्रों में कहा कभी भी शत्रु को और बीमारी को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, यानी कि उनको ऐसे लापरवाह नहीं होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो रोग के विषय में सावधानी बरतें तो हम कह सकते हैं कि यदि प्राइमरी स्थिति पर यदि आप सही ढंग से निदान करें तो आयुर्वेद ही एक ऐसी चीज़ है उसको समूल समाप्त कर सकती हैं, क्योंकि दबाने का काम नहीं करता आयुर्वेद दोषों को निर्मूल करने का काम करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया को यदि रोग मुक्त करना चाहते हैं तो इन दोषों को, इस संचय काल को, ये ऋतु परिवर्तन को, शरीर में वात पित्त कफ आदि दोषों के परिवर्तन के समय को यदि दुनिया जान जाए तो मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की 80% से ज़्यादा बीमारियाँ निर्मूल हो सकती हैं, उन बीमारियों से हम मुक्त रह सकते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है और हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि आप इस ज्ञान से रूबरू हों, इसको जानिए, इससे ज्ञानवान बनिए और अपने ज्ञान के साथ में अपने लोगों को भी इसको बताने का प्रयास करिए। इसके जानने से क्या होगा कि हम रोग को उत्पन्न होने से पहले, बीमारी आने से पहले यदि हमको पता चल जाए कि शत्रु दूर है तो हम रोकने में हमको सुविधा होती है। यदि पता चल गया कि शत्रु पास में आ गया तो फिर हमको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, हम उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। यदि आक्रमण कर गया तो फिर बहुत हानि हो जाती है। तो इसको रोग आने से रोकने के लिए तो ये ज़रूरी है जानने के लिए, और इनको उसके लिए कुछ ऋषियों ने भेद गिनाए हैं कि इसको जो है सट क्रिया काल के अंतर्गत में तो रोगों को जानने के लिए, यानी कि इन प्रकोपों को पहचानने के लिए उन्होंने जो 6 अलग अलग भेद गिनाए हैं ऋषियों ने। तो जैसे कि संचय के रूप में प्रकोप में पहला संचय कहा, दूसरा प्रकोप कहा, संचय प्रकोप प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था, इस तरह से ये 6 गिनाए गए हैं। सुश्रुत में ऋषि लिखते हैं इसके लिए, इन 6 अवस्थाओं के लिए संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम स भवेद भिषग, यानी कि जो इतनी चीज़ों को अच्छी तरह से जान लेता है तो वास्तव में वह जो है वह एक अच्छे वैद्य हो सकता है, अच्छा वही चिकित्सक हो सकता है, भिषक हो सकता है, विद्वान हो सकता है, आयुर्वेद का जानकार हो सकता है। तो ये दोषों को जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसा जानकार व्यक्ति होना ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे, पहली बात यदि हम करें तो संचय की बात करते हैं। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, प्रश्रय, अभिव्यक्ति और जो है भेद, ये जो गिनाए गए हैं इनमें से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं संचय के विषय में, जिसको हम यदि संचय को यदि इंग्लिश के शब्द में हम कहें तो एक्यूमुलेशन हम कह सकते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब है संचय, संचय का मतलब है जो वात आदि दोष के समान जो गुण कर्म प्रभाव वाली जो ऋतुएं हैं, आहार विहार के सेवन से वो अपने अपने स्थान पर क्या कर देते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं। बढ़ना, संचय होना, जिसे कहते हैं इसने तो ये संचित कर लिया है। संचित का मतलब संग्रह, संचय का अर्थ है वृद्धि। तो उस देश जो है वो अपने आप में बढ़ने लग जाते हैं। और वो बढ़ने कब लगते हैं, जब अपने अपनी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जब जैसे पूरे ना अपनी पूरी दलबल के साथ आ करके वो हमको घेर लेते हैं। ये दोष वहीं पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर के भी ये फैल तो नहीं पाते हैं एकदम तुरंत, जब फैलने से पहले, जैसे कि आपने कहा कि यूरिक एसिड हो गया, इधर स्वेलिंग हो गई, या आपको फिर कोई दोष, वो तो लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं पूर्ण रूप में। जब दोष एकदम इस स्थिति में होते हैं, संचय की स्थिति में होते हैं, कई बार पता भी नहीं चलता है। परंतु संचय की स्थिति का बोध जिस व्यक्ति ने आहार विहार, विरुद्ध आहार विहार का आचरण किया है, या ऋतु के अनुसार नियमों का पालन नहीं किया, या अलग अलग ऋतुओं में उसका जो दुष्प्रभाव पड़ा है उसको तो पता हो जाता है। तो संचय अवस्था उसी को कहते हैं जब रोगोत्पत्ति का मूल कारण माना गया है। तो यानी कि पहले ही रोग कहाँ से शुरू होता है, कहाँ रोग
दोषों के संचय से प्रारंभ होता आता है। यानी रोगोत्पत्ति का मूल कारण या प्रथम कारण भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि रोगों को भगाने का यह पहला अवसर है। यानी चिकित्सा करने का, आप चिकित्सा करो, परहेज करो, पथ्य करो, कुछ खाओ पियो, जो करना है कर डालो। संचय की स्थिति में यदि अपने रोग को काबू में कर लिया तो यह रोग भयानक होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, यानी वो बीमारी कभी भी भयानक नहीं होगी। तो यही बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो संचित दोषों का निर्हरण कर लिया जाए तो ना बाद की अवस्थाएं उत्पन्न होगी, ना रोग बचेगा, ना आप बीमार होंगे, बीमार नहीं होंगे तो परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे तो समय खराब नहीं होगा, समय खराब नहीं होगा तो जीवन में आनंद होगा और बहुत ही आप आनंदित रूप से रह पाएंगे। इसलिए कहा कि दोषों के संचय होने से पहले आप चिकित्सा के लिए प्रयास करें, दोषों के संचय की स्थिति को आप पहचानें। हालांकि यह जो षट क्रियाकाल आयुर्वेद के अंदर चिकित्सक की दृष्टि से बताया गया है, पर मैं आपको आपकी दृष्टि से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, रोग की दृष्टि से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। संचय के बाद में क्या हो जाता है, पहले तो इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे हो जाएंगे जब बहुत सारे लोग होंगे तो हल्ला गुल्ला करना भी शुरू कर देंगे। तो पहले हमने सबको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा क्या हुआ तो फिर बाद में क्या करा, इन्होंने हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया। जब हल्ला गुल्ला मचाना शुरू करा तो उसको कहते हैं प्रकोप, कि ये प्रकोप का मतलब है एग्रीवेशन जो है ना, एग्रीवेशन शुरू हो गया कि जब संचय की अवस्था में दोष जो है, जब वो उनको हमने दूर नहीं जाने दिया, घर में आ गए, पहले जो है शत्रु लोग आ गए, पहले चोर डाकू आ गए, हमने उनको भगाया नहीं, अपने पास रहने दे दिया तो क्या करेंगे वो एग्रीवेशन, एकदम प्रकोप, वो उत्पात मचाना शुरू कर देंगे। तो क्या करेंगे, वो प्रकोप की अवस्था पैदा हो जाएगी। जिस तरह से एक तरह से समझ लीजिए ना कि जैसे मक्खन को थोड़ी सी हल्की सी गर्मी लगने से एकदम पिघलना शुरू हो जाता है, इसी तरह से ये जो है ना अपने अनुकूल, यानी दोष के अनुकूल, यानी जैसे कहते हैं ना एकदम, जैसे कहते हैं कि इसको तो बिल्कुल, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि नमक, जले में नमक छिड़कने वाला काम, यानी कि थोड़ा सा भी कुछ मौका मिल गया तो जा करके थोड़ा सा भी दोषों के अनुसार आहार विहार, यानी कि हमारे जैसे दोष संचित हो गया है, पहले से मेरे शरीर में कफ है, यानी कि कफ संचित है, पर थोड़ा सा मौका मिल गया, मैंने एकदम बर्फ़ का पानी पी लिया, ठंडी चीज़ खा ली तो मज़ेदार, उनको मज़ा आ गया, शत्रुओं को वाह क्या बढ़िया तूने करा, अब मेरे को फैलने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से ये दोष बढ़ते हैं। यानी कि इसलिए ध्यान रहे, ये जो चीज़ जैसे कहते हैं ना, ये पदार्थ मेरे लिए अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये क्या है, ये दोषों की संचित, यानी कि वो दोष पहले से आपके पास है, उस दोष का संचय है। वो संचय होने के बाद में उसके दोष के अनुसार, यानी कि जो दोष बढ़ा हुआ है उसको लाभकारी चीज़ देने का मतलब है उसको दोष को बढ़ाना, दोष को बढ़ाने का मतलब है कि अपने आप को बर्बाद कर लेना। तो यह सबसे पहले संचय के बाद जो प्रकोप वाली जो स्थिति है तो वो प्रकोपित हो ही जाएंगे। संचित दोष को यदि हम आग में घी डालोगे तो अग्नि तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कब बड़ा है, कब कारक चीज़ डालोगे तो कब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही संचय के बाद ये प्रकोप है। तो इसका ये चिकित्सा करने के लिए, रोगों को दबाने के लिए, रोगों को बढ़ने ना देने के लिए दूसरा अवसर है कि एक तरह से बीमारी भी एकदम आती नहीं है, यानी कि आदमी एक दिन में, जैसे हम कहते हैं ना, एक दिन में सज्जन नहीं बनता, एक दिन में चोर नहीं बनता, वो धीरे धीरे जा कर के विकृतियों को प्राप्त होता है। ऐसे शरीर भी धीरे धीरे विकृतियों को प्राप्त होता है। प्रकृति हमको आगाह करती है, समझाती है। भगवान ने भी हमको बहुत सारे मौके दे करके भेज रखे हैं कि बेटा सुधर जा, समझ जा, संभल ले। तो हम जब गलती पे गलती करते जाते हैं, जब हम नहीं संभलते हैं, संभलने का जब अवसर दिया जाता है तब नहीं संभलते हैं, बाद में जाकर के पछताए क्या होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सत्यानाश हो जाता है तब होश आता है, तब आँख खुलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए हम समय रहते आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संचय स्थिति में ही दोषों को समझिए। नहीं समझ में आए तो प्रकोप पे समय तो समझ जाओ, फिर यदि नहीं करा तो फिर प्रसर होगा, स्प्रेडिंग होगी, फिर स्प्रेडिंग होगी तो प्रसर बढ़ जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि प्रकोप की स्थिति में भी आपने चिकित्सा नहीं करी तो दोषों को बढ़ने का मौका मिल जाएगा। यानी कि जिस तरह से थोड़ा सा दोष होने पर थोड़ा मक्खन पिघलना शुरू हो गया था, या एकदम तपना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से दो दोष जो है, थोड़ा सा प्रकोप बढ़ा था, फिर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि फिर वह जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। वो कफ जा करके प्रकोपित कर देगा, फेफड़ों का नुकसान पहुंचाएगा, श्वसन क्रिया को जा करके पकड़ेगा। इसी तरह से वायु रोग जो है वो शरीर में फैल जाएगा, सूजन पैदा करेगा, दर्द पैदा
करेगा, पित्त रोग, स्किन खाज, खुजली, दांत पैदा करेगा, कुछ भी करेगा वो फैलना शुरू हो जाएगा। फैलने के बाद में जब प्रेशर होने लगेगा तो फिर आपको सहन होगा नहीं। जब तक प्रेशर तक तो आदमी थोड़ा बहुत रोग भी लेता है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत खुर्रा खांसी होती है, थोड़ा ठंडा पानी भी लेता है, गला खराब हो जाता है, तब तक तो रोग भी लेता है। कभी कभी जो है ना, जो दोष का जो संचय होता है या थोड़ा बहुत प्रकोप होता है, उस समय तक तो लोग आदमी झेल भी लेता है। कई बार कई लोग जो है झेलते भी नहीं, तभी भी परेशान हो जाते हैं। पर वैद्य जी को एकदम पता कम लगता है कि इसने कितना एक तरह से कुपथ्य किया है, या इसके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, शायद चिकित्सक को ना समझ में आए। पर आपका मन जानता है कि आपने गड़बड़ किया है, तो उस समय पर आपको पता होने लगता है। परंतु जब उसके बाद में जाकर के जब वो प्रसर होने लगता है, फैलने लग जाता है, दोष अपने मूल स्थान से हट करके जहाँ फैला था उस अंग से वो दूसरे शरीर के दूसरे भागों में, उसके लिए पूरा मैदान साफ रहता है, उसके लिए वो दौड़ने लगता है, एकदम चलने लगता है, दूसरे शरीर का दूसरे भागों में जाने लगता है। इसी को ही हमारे यहाँ एक तरह से इसी अलग अलग गमन को ही प्रसर कहा गया। इस तरह से ये तीसरा मौका प्रकृति हमको देती है। पहले कहा कि संचय मत होने दे, संचय हो गया तो प्रकोप मत बढ़ने दे, प्रकोप यदि हो भी गया तो बोले भाई फैलने मत दे। ये मौका है यदि किसी भी रोग के लिए यदि हम इस चीज़ को, इस विज्ञान को समझें और इसके आधार पर यदि चिकित्सा करें तो बस अद्भुत है। कि आयुर्वेद अद्भुत है, आयुर्वेद की विधा अद्भुत है, आयुर्वेद ऋषियों का ज्ञान अद्भुत है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश में रहते हैं, उस विधा को जानते हैं, और उन ऋषियों के विधा को जान करके भी यदि हमारा जीवन दुखी है तो इसमें ऋषियों का दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है। उस अज्ञानता को दूर करने का ही हम प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो प्रसर हो जाता है, जब वो रुकता नहीं है तो फिर क्या होने लगता है कि कहा कि वो तो फिर स्थान संश्रय हो जाता है। स्थान संश्रय अर्थात साइट ऑफ जैसे साइट ऑफ मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। स्थान संश्रय यानी कि प्रसर काल में जब हमने नहीं रोका तो फिर जो है स्थान संश्रय नामक अवस्था उत्पन्न होती है। यानी कि उस समय पर वो रस, रक्त आदि वाहिनियों में सारी जगह पर वो जा कर के फैलना शुरू हो जाता है। भाई प्रकृति ने तुमको कितना सावधान किया था, कितना समझाया था। मेरी माँ, मेरी बहनें जो इसको देख रही हो, जो युवक और बुजुर्ग बच्चे जो भी देख रहे हैं, तो समझिए ये शरीर विज्ञान के एक बड़े रहस्य को ये आयुर्वेद के अतिरिक्त कहीं इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। आयुर्वेद को छोड़ करके अन्यत्र कहीं इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। कई बार हमको लगता है कि गोली खाना हमारा काम है। जैसे मैंने कहा ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, वही विधि मैं आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद किस तरह से हमको समझा रहा है, कैसे दोषों का संचय होता है, संचय होकर के वो कैसे प्रकोपित होते हैं, फिर किस तरह से फैलते हैं, फैलने के बाद में स्थान जो संश्रय है, स्थान संश्रय, फिर वो कैसे अलग अलग स्थानों के द्वारा हमारे जो स्रोतस हैं, हमारे जो रस वाहिनियाँ हैं, उसके द्वारा प्रसरित होने लगते हैं, सब जगह सारे शरीर में फैलने लग जाते हैं। वो स्रोत विकार के कारण एक स्थान पर अवयव में रुक जाते हैं ये, परंतु ये अलग अलग जगहों पर ये दोष स्थान विशेष में एक या एक से अधिक रक्त आदि धातुओं पर, और फिर जा कर के पुरुष है, मूत्र है, स्वेद है, इन सारी चीज़ को दूषित करने लग जाते हैं। क्योंकि वो दोष जहाँ जहाँ भी जाएगा उसको दूषित कर देगा, और दूषित कर करके वो फिर जो है स्थानानुरूप रोग को उत्पन्न करते हैं। यानी कि जहाँ जो अंग हमारा कमज़ोर है वहाँ जा कर के ये अटैक करेगा। तो जो हमारा शरीर में कमज़ोर अंग होगा, रोग जाकर के वहाँ अटैक करेगा। और हमेशा आपने देखा होगा कि शरीर में वही बीमारी ज़्यादा होती है जिस तरह की हमारी प्रकृति होती है, जिस तरह की हमारी जिन अंगों में कमज़ोरी होती है। तो ये चौथा स्थान था, ये चौथा प्रकार था। ये चौथा प्रकार भी खतरनाक है। पर रोग यहाँ तक ही हमारा जो आयुर्वेद यहीं तक नहीं कहता कि ये भी बता दिया फिर भी नहीं चेते, फिर भी नहीं जागे, तो फिर उसके बाद अभिव्यक्ति का मतलब है मैनिफेस्टेशन का अर्थ है कि स्थान जब संश्रय की अवस्था में भी हमने चिकित्सा नहीं कराई, हम जागरूक नहीं हुए, हमने अपने शरीर का शोधन नहीं किया, हमने रोगों से बचने का प्रयास नहीं किया, तो फिर जा कर के वो एकदम लक्षण दिखाई देने लगेंगे, दुनिया को दिखाई देने लगेगी, वैद्य को भी दिखाई देने लगेगा। फिर वो या तो बुखार बन जाएगा, या फिर शरीर में जो उष्णता की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, और या फिर जा कर के कोई ना कोई
कोई बड़ा वात पित्त कफ वाला दोष प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ये जो है ये एक खतरनाक स्थिति है रोगों की अभिव्यक्ति, यानी रोग बता दे रहा है कि अब भाई मेरे को तूने आज तक नहीं पहचाना, मैं तो तेरे को बताने का प्रयास करता रहा, मैं तो अपने आप को जनाने का प्रयास करता रहा कि मैं तेरे शरीर में हूँ, तेरे शरीर में आ गया हूँ, फिर भी वो नहीं माना। तो फिर उसने कहा कि ले भाई मैं आ गया, अब तो पहचान, अब तो मान। वो हमारे शरीर पर हावी होना शुरू हो जाता है। यदि स्टार्टिंग की स्थिति में संचय काल में हमारे अंदर जितने रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो लड़ता है, फाइट करता है, उसको ख़त्म कर देता है। फिर जब ख़त्म नहीं कर पाता है तो जा करके फिर वो थोड़ा प्रकोप के रूप में फिर शुरू हो जाती है बीमार, वो थोड़े थोड़े कुछ दिखाना शुरू करता है। जब भी हम उसका समाधान नहीं करते हैं तो वो फैलना शुरू हो जाता है, फैलते नहीं तो फिर जाकर स्थान संश्रय, वो जगह को जो है जा करके घेर लेता है, जहाँ मौका मिला वहाँ जा करके उसने जो है कब्जा कर लिया। फिर भी हमको काबू में हम समझ नहीं पाए, हम सोते रह गए। हम यदि नहीं चेते तो बहुत बड़ी भूल कर गए। फिर जाकर के रोग कहता है कि अब तो भाई ये देख ले, मैं तो खड़ा हूँ। वो सीना तान करके, सीना ठोक करके जब बीमारी हमारे सामने खड़ी हो जाती है तो कहीं कहीं हमारी आँखें खुलती हैं। यानी कि जब ऐसा भी नहीं करा हमने तो भी हम सोते रह गए। फिर कहा भेद, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं कि ये रोग की अंतिम स्थिति है, रोग के लक्षण हो जाते हैं, फिर भी चिकित्सा ना करें तो क्या होगा, सारी बीमारियां पैदा होने शुरू आती है, बुखार हो जाएगा, दस्त लगेंगे, फिर अलग अलग तरह की जो है ये क्रिटिकल स्थिति है, इसी को क्रॉनिक स्टेजेस में सारे रोग पहुंच जाएंगे। और ये फिर जा करके धीरे धीरे आप देखेंगे ये बीमारियां इतनी क्रिटिकल हो जाएंगी कि जा करके हम चिकित्सा करने का भी प्रयास करें तो भी चिकित्सा करना बहुत भारी हो जाएगा। तो इसीलिए वो वैद्य को भी चिकित्सा करनी भारी हो जाएगी। कितना आयुर्वेद के ऋषियों ने हमको कितना समझाया, संचय, प्रकोप, प्रसर, ये काल में तो हम अपने आप भी अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, थोड़ी सावधानी रखें। तो फिर उसके बाद में जो थोड़े स्थानों में पहुंच जाते हैं, फिर बाद में जाकर अभिव्यक्ति हो जाती है, फिर इसके भेद हो जाते हैं, वहाँ चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। पर यदि चिकित्सक के साथ साथ में रोगी को भी पता हो तो जा करके आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इन क्रियाकलापों का कहा कि वैद्यों को जानना भी जरूरी है। मैं कहता हूँ कि जन सामान्य को भी जानना जरूरी है। यदि हम उसको जान लें तो इन दोषों का ज्ञान होने से हम उसको हटा सकते हैं। इसलिए कहा कि जो 5 अवस्थाएं, तो यदि हम संचय की स्थिति में ही बोध हो जाए तो ये 5 स्थितियां नहीं आ सकती हैं। तो ये षट क्रियाकाल आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये आपके रोग के निदान के लिए, रोगों को पहचानने के लिए, रोग की वृद्धि से पहले ही उसको पकड़ने के लिए, तो ये हमने आपको बताया। तो आगे हम, क्योंकि आयुर्वेद में जो कभी कभी आपने सुना होगा, आयुर्वेद में हम कहते हैं अष्टविध परीक्षा, उसकी बात करेंगे। तो इसके द्वारा आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा। तब तक के लिए, अगली कड़ी तक के लिए आप मुझको दीजिए विदा। आपको मेरा नमस्ते, प्रणाम, ओम।